ओके, तो अभी अपन सब्जेक्ट शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तुम बोलोगे क्या भाई यार सब्जेक्ट उठा लिया। मे बी तुम्हारा 11th का एक्सपीरियंस इसका बहुत घटिया होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ये तुमको 12th में बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। इसमें अपन क्या करेंगे, मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ केस स्टडीज देखेंगे। केस स्टडीज का तुमको ऑब्वियसली एग्जाम्पल पूछते ही है। तुम बोलोगे ये तो क्या भप्पारे मारने वाला सब्जेक्ट है, इसमें क्या दिमाग लगाने का। ऑब्वियसली इसमें भप्पारे तो अपने को मारना ही है, बट रेलेवेंट मारना है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि अपने दिमाग से डाल दिया इसमें। मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगा जो तुम्हारे बुक में भी नहीं है। रेलेवेंट एग्जांपल्स दूंगा, जैसे लेटेस्ट 2019, 18, 17 और 2020 के कुछ एग्जांपल्स मैनेजमेंट रिलेटेड, या जो भी अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके रिलेटेड, ताकि जब ये एग्जांपल्स तुम्हारे पेपर में लिखोगे तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि यू आर अवरेज, यू आर अप टू डेट विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मेन अपने को ये केस स्टडीज पे काफी फोकस करना है ऑब्वियसली बाद में, और कंसेप्ट्स तो अपन करेंगे ही प्रॉपरली। इसके लिए अपन जो तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक है वो अपन नहीं रेफर करेंगे। उसके बेसिस पे ही मैंने कुछ नोट्स बनाए। ये बुक के बेसिस पे मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो थोड़े सिंपल फॉर्मेट में। मैं नोट्स ऐसे पार्ट्स में देते जाऊंगा, पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं दूंगा। एक चैप्टर के में भी चैप्टर वाइज 3 या 4 पार्ट हो जाएंगे। चैप्टर वाइज 3 या 4 पार्ट हो गए, मतलब तुमको समझने के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, कौन सा कब रेफर करना है वो थोड़ा सा समझ जाएगा। तो अपन चैप्टर वाइज में उसके पार्ट्स बनाते जाऊंगा। वो सिर्फ तुमको पढ़ना है और इतना का इतना सिर्फ तुमको लिखना है। ये होने के बाद जैसे जैसे अपना चैप्टर होते जाएंगे ऑब्वियसली अपन टेस्ट तो लेंगे ही इसके। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, जिस सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है जो लास्ट ईयर था और जो करंट ईयर में, तो जो प्रीवियस ईयर का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज होगा बट नथिंग मेजर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपन रेफर करेंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया था, ये ऐसा लिखना था, ये एक्सपेक्टेड था तुमसे लिखने को। मैं पहले तुमको टेस्ट सॉल्व करने बोलूंगा और तुम जैसे लिख रहे हो उसमें मैं फिर बोलूंगा कि ये लिखना कैसे है। यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्चुअली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th में भी तुम्हारा कंसेप्चुअली कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउ टू राइट, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सिर्फ यहाँ पे मेन बात है। प्रेजेंटेशन की यहाँ पे मेन बात है, और केस स्टडीज कैसे रिलेवेंट डालने के वो यहाँ पे अपन मेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। अभी अपने को फर्स्ट चैप्टर में मैंने कुछ नोट्स बनाए। अपने को शुरू कहाँ से करना है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बट उसके पहले मैं हमेशा थियरी सब्जेक्ट्स के लिए अपने को ये लेक्चर में करना क्या है पहले वो बताता हूँ। तो लेक्चर 1 में अपना क्या होगा, फिर अभी सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होगा। ये मैनेजमेंट होता क्या है बताऊंगा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रहेगा इसमें। दूसरा रहेगा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, आज अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यही दो सिर्फ मेन अपन कवर करेंगे, और तीसरा अपन कुछ केस स्टडीज देखेंगे जो तुम्हारे बुक ने भी दिए हैं, और मैं होमवर्क में भी कुछ केस स्टडीज देते रहूंगा। यू डोंट हैव टू सबमिट इट इन अ रिटर्न वे कि मैंने जो होमवर्क बोला कि ये केस स्टडी करो, ऐसा नहीं। मैं क्या करूंगा, एकदम इंटरेक्टिव वे में मैं तुमको बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी गूगल के जो सीईओ था काफी सालों से, उसने रिजाइन किया था सीईओ की पोस्ट पे से, बट नाउ ही हैज कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम गूगल। मतलब पूरा उसने गूगल छोड़ दिया है। तो इसका गूगल पे इम्पैक्ट क्या होगा, एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम बोलोगे यार ये इम्पैक्ट वगैरह हमको कैसे समझेगा। अगेन मैं कुछ तुमको खुद के मन से डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन गूगल इट, गूगल का सीईओ के बारे में यू कैन गूगल इट। क्या होगा उसका इम्पैक्ट, क्या नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना है तुमको। और 2 मिनट में तुमको सिर्फ समझाना है। 2 मिनट में यू कैन ईदर, ऐसे तुम सिर्फ ऐसे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बता के मेरे को होमवर्क में सबमिट कर सकते हो। अगर वैसा नहीं करना है, तुम एक 2 मिनट का व्हाट्सएप वीडियो भी भेज सकते हो कि ऐसा ऐसा हमको लग रहा है, एंड प्लीज कीप इट इन इंग्लिश। ठीक है, समझाने के लिए मैं हिंदी में और इंग्लिश में समझाता हूँ, बट आंसर देते वक्त तुम पूरा इंग्लिश में ही करोगे। बस इससे कवर क्या होगा, इससे क्लियर क्या होगा, तुम्हारे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए। जो अफेयर्स वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उसके बारे में तुमको केस स्टडी के लिए इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये सारा ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि बेसिक मैनेजमेंट वगैरह क्या रहता है। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है वो बात करते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या, इन सिंपल वे लोगों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना। तुम बोलोगे कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लॉकडाउन शुरू है अपने यहाँ पे, बराबर, अपन तो है रेड जोन में। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही दारू के शॉप्स खुल गए, वाइन शॉप जो है वो खुल गए। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट जो दारू के शॉप्स है वो खुल गया अभी।
तुम बोलोगे इसमें कहाँ से मैनेजमेंट आया? जैसे ही पहले दिन शॉप्स खुले 2-2 किलोमीटर तक की भीड़ थी। तो ये आम जिंदगी है। या तुम दो अगर तुम बहुत ही एकदम पक्के दारूड़े हो तो तुम 2 किलोमीटर वो लाइन में लग जाते थे बराबर। 2 किलोमीटर बाद पुलिस आ जाती थी, फिर तुमको डंडे मारते थे, तुमको दारू भी नहीं मिला और डंडे भी फ्री में मिल गए। तो इससे मिला क्या तुमको? तुम्हारा गलत क्या हुआ यहाँ पे? नसीब तो गलत था ही, पर तुम्हारा मैनेजमेंट भी गलत हो गया। उससे बेटर क्या करना चाहिए था? एक आदमी पकड़ो, कोई तो भी ऐसा, उसको बोलो कि तू ये दारू का बॉटल लेके आ, 500 का बॉटल है अगर, मैं तेरे को 700 रुपए दूंगा फॉर एग्जाम्पल। पर ऑब्वियसली 700 रुपए पूरे नहीं देने के, उसको क्या बोलने का? 500 रुपए की बॉटल है, 700 रुपए में दूंगा, मैं अभी सिर्फ तेरे को 100 रुपए देता हूँ, ठीक है? वरना 500 दिए वो भी गायब हो जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली ऐसे रास्ते पे कोई भी आदमी मत पकड़ो जो घर पे वगैरह आता है, या फिर जो तुम्हारा पहचान का है थोड़ा सा, उसको जिसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब है। 100 रुपए में पहले दे देने के, 100 रुपए गए तो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी इतनी धूप में कहाँ खड़े रहोगे। 100 रुपए दे देने के, और फिर जब वो वाइन लेके आएंगे या जो भी लेके आएंगे 600 रुपए दे देने के, वरना 500 की बोतल लेने की नहीं, थोड़ी सी सस्ती बोतल लेने की, एक बार एक्सपेरिमेंट कर देने का। ये मैंने बहुत एक बेसिक एग्जांपल दिया मैनेजमेंट का, ठीक है? तुम बोलोगे यार ये हम तो पीते नहीं, अगर मेरे सामने ऐसा बोल रहे हो तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन में काफी लोग एटीएम के बाहर खड़े होके उनको पैसे निकालने की बहुत किल्लत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे एक सर थे जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप किया, उन्होंने अपने स्टाफ को वहां पे रख दिया, ठीक है? जो भी उनके पास स्टाफ है कि तुम लाइन में खड़े हो जाओ, 2 दिन भले ऑफिस का काम नहीं हुआ तो भी चलेगा, सबको लाइन पे खड़ा कर दिया और हर एक को 20-20 हजार रुपए विड्रॉ करने बोले। ऐसे कितने दिनों तक मालूम है क्या? 10 दिन तक। 5 स्टाफ थे, अगर दिन के वो 1 लाख निकाल रहे हैं, ऐसे 10 दिन में 10 लाख उन्होंने निकाल लिए। उन्होंने किया क्या? कुछ पैसा ब्लैक का व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, मे बी उसमें उनको 20 या 30% का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज जस्ट मैनेजमेंट, प्योर मैनेजमेंट की कैसे करना है। ये अभी इतने वाइन शॉप्स के जो प्रॉब्लम आ रहे थे, जोमेटो इज आस्किंग द गवर्नमेंट कि हम लोग घर पे अगर वाइन डिलीवर करें तो चलेगा क्या? क्योंकि जोमेटो से आज कोई खाना खाने के लिए रेडी नहीं, लोगों को भरोसा ही नहीं लग रहा है, सेफ ही नहीं लग रहा है बाहर का खाना। तो जोमेटो इज नाउ थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई, दूसरे फील्ड्स में जाना। तो इसलिए वो बोले कि हम लोग वाइन शॉप से हम लोग डिलीवरी लेंगे, वाइन या बियर शॉप से, और वो हम लोग घर पे दे देंगे। तो ऐसा चलेगा क्या? वो गवर्नमेंट से काफी लॉबिंग कर रहा है, काफी परमिशन का ट्राई कर रहा है। इफ अगर उनको परमिशन मिला, बहुत रेवोल्यूशनरी होगा, पूरा चेंज हो जाएगा इसका आउटलुक। ये क्या हुआ? ये मैनेजमेंट हुआ। तुम बोलो इसमें मैनेजमेंट कैसे आया? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो जोमेटो के पास आज जो राइडर्स पड़े, कुछ काम नहीं उनके पास, काम धंधा नहीं, सैलरी में भी उनको देना पड़ रहा है जोमेटो वालों को, वो कम होगा। जो आज रेस्टोरेंट से लोग खाना नहीं खरीद रहे, दारू तो खरीदेंगे, वो उनका बिजनेस बढ़ेगा। दिस इज जस्ट शेयर यूज ऑफ ब्रेन्स फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। तो बिजनेस मैनेज कभी भी कैसे भी हो सकता है। तुम बिजनेस प्रॉफिट में करो या लॉस में करो, प्रॉफिट अगर है तुम्हारा आज बिजनेस प्रॉफिटेबल, तो तुम उतने में ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, तुम और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का ट्राई करोगे, उसके लिए भी मैनेजमेंट लगेगा। आज अगर तुम लॉस मेकिंग हो, तुमको प्रॉफिट मेकिंग पे जाना है, फिर भी तुमको मैनेजमेंट लगेगा। तुम चैरिटेबल सोसाइटी हो, जैसे बीइंग ह्यूमन वगैरह, जो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ लोगों से चैरिटी लेते और अपने जो स्पेसिफिक पर्पज है उसके लिए स्पेंड करते खर्चा, उसके लिए भी मैनेजमेंट लगता है। हर चीज के लिए मैनेजमेंट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्लासेस के लिए, सर्विसेज के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, हर चीज में मैनेजमेंट जरूरी है। तो एक बड़ा फील्ड है। तुम लोग जब 12th क्लियर आउट हो जाओगे, डोंट डू बीकॉम, बीकॉम करके अपनी लाइफ और अपने घर वालों की लाइफ मत वेस्ट करो। उससे अच्छा बीबीए करो, इधर फ्रॉम अ कॉलेज इन नासिक, अच्छे कुछ कुछ कॉलेजेस है, वरना फिर पुणे या मुंबई निकल जाओ। डोंट वेस्ट योर मनी एंड एफर्ट्स एंड ऑब्वियसली ऑफ योर पेरेंट्स। तो बीबीए करो, मैनेजमेंट का बड़ा स्कोप है। तो ये चैप्टर में और ये लेक्चर्स में अपन सिर्फ क्या देखेंगे? मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके लिए जरूरी है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक्स बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट, क्रिकेट में एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स रहते हैं, सबसे पहले ओपनिंग में कौन आएगा, ओपनिंग जोड़ी कौन रहेगा, फिर अगर पहला विकेट डाउन, 2 विकेट डाउन, 3 विकेट डाउन, कौन आएगा, ये सीक्वेंस रहता है। पहले ही तुम एकदम जो हार्ड हिटर है उसको नहीं भेजोगे। अगर पहले हार्ड हिटर को भेजा, उसके साथ साथ एक ऐसा प्लेयर जो ठंडा खेलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, पूरा इनिंग्स खेलने का ट्राई करेगा, उसको भेजोगे। इसमें भी मैनेजमेंट रहता है, क्रिकेट जैसी चीज में भी। ऐसे कभी भी किसी को भी नहीं देते। धोनी क्यों इतना सक्सेसफुल कैप्टन है? बिकॉज ऑफ हिज मैनेजमेंट। तुम हर चीज पे अगर तुमने मैनेजमेंट के एंगल से सोचा, यू विल सी एवरी सक्सेसफुल कंपनी हैज सक्सेसफुल मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। इंटर रिलेटेड मतलब दोनों से रिलेटेड रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी ये 4 पार्ट्स मैंने कैसे किए। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स से महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहले वो बॉडी बनाते, कार की जो बॉडी वो बनाते, चैसी बोलते हैं उसको, चैसी बनाते हैं। फिर उसमें डैशबोर्ड वगैरह इंटीरियर डालते हैं। फिर एक्सटीरियर बॉनेट्स, डोर्स और ये सब पैनल्स लगा देते हैं। फिर गाड़ी पेंट हो जाता है। अगर ये चैसी नहीं बना तो ये आगे की चीजें होगी क्या? नहीं। अगर इंटीरियर ही नहीं लगा, एक्सटीरियर तब तक लगा ही नहीं सकते। जब तक ये सब लगता नहीं है तब तक पेंट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? इंटर रिलेटेड, तो जब तक एक एक्टिविटी खत्म नहीं होती बाकी भी एक्टिविटी लग जाएंगी। समझ रहे हैं? मैनेजर्स एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। जो ऊपर के लोग रहते हैं वो दिमाग ज्यादा लगाते हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल। नीचे के लोग सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं, जो ऊपर के टॉप लेवल लोग रहते हैं वो दिमाग लगा के पॉलिसीज बनाते हैं और नीचे के लोग एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोदी ने लॉकडाउन का पॉलिसी बनाया, ठीक है। एक मिनट, मोदी ने जो है वो लॉकडाउन का पॉलिसी तो बनाया, पर उसको एग्जीक्यूट किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट्स ने। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस वालों ने ध्यान दिया उस पर कि सही चल रहा है या गलत चल रहा है, पर पॉलिसी किसका था? मोदी का था। तो मोदी ने सोचा, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और फिर पुलिस ने तो दिमाग ना लगाया के सिर्फ मैनेजमेंट किया कि लोग घर से बाहर ना निकले। हुआ ना मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल जो सबसे ऊपर बैठते हैं उनको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है ऑब्वियसली। मैनेजमेंट इज एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग। बराबर। अगर एक आदमी होगा तो संभालना इजी है, 10 लोग हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, 50 लोग हो गए तो और भी मुश्किल हो जाएगा, 100 लोग हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, मुश्किल डिफिकल्टी बढ़ते जाता है, क्योंकि लोगों को मैनेज करना इजी नहीं। पीपल आर जस्ट लाइक शीप्स, एक इधर उधर भागते रहते हैं, सिर्फ बकरी जैसे चिल्लाते रहते हैं। तो उनको मैनेज करना इज अ बिग टास्क। अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज सो ह्यूमंगस, अपन अभी फर्स्ट भी हो जाएंगे थोड़े दिनों में ही, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो एक अ कंट्री लाइक इंडिया इट नीड्स अ लॉट ऑफ मैनेजिंग एंड be it you hate मोदी और यू लाइक मोदी, बट हिज मैनेजमेंट इज सुपर्ब। इतने लोगों को खुश रखना, मेजोरिटी लोगों को, नॉट इतने, हर एक को तो खुश नहीं रख सकते, इतने लोगों को जो मेजोरिटी लोग हैं उनको खुश रखना इज अ बिग टीम, ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क, अलग अलग काम करते रहते हैं, बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। अलग अलग काम करेंगे, जैसे वो एक प्रोडक्शन का काम करेगा, एक मार्केटिंग करेगा, मे बी एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज देगा, एक अकाउंटिंग करेगा, हर एक अपना अपना टास्क करेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन इस सारे टास्क से ही चलता है, सेम गोल, मतलब ही क्या? प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस सर्वाइवल, बिजनेस ग्रोथ। मैनेजमेंट एम्स टू गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। हर एक का ऑब्जेक्टिव, अभी मैं 12th के क्लासेस क्यों ले रहा हूँ तुम्हारे? मेरा फीस का ऑब्जेक्टिव है क्या? इनडायरेक्टली तो वो सबका ही रहेगा, पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारा स्कोर अच्छा आना चाहिए। अभी 12th का ईयर है, तुम्हारे मेन बोर्ड्स के जो एग्जाम हो गए, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तुम नासिक में आ गया है या फिर तुम महाराष्ट्र लेवल पे आ गया है, तो तुम्हारा तो फायदा होगा ही, प्लस मेरा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, और ओवरऑल, चलो मेरा तुम्हारा फायदा छोड़ दो, तुम्हारे स्कूल का भी फायदा होगा कि स्कूल भी तुम्हारा बोलेगा रिप्रेजेंट, अरे नहीं ये हमारे यहाँ पे बच्चा पढ़ा था, मे बी तुम्हारा भी वहां पे बैनर लगेगा या फिर नाम तो भी लगेगा, एल्यूमिनियम बोलोगे स्कूल वाले तुमको। तो फिर ये सब तुम्हारा फायदा है इतना, ये क्या अपना गोल है? बेस्ट मार्क्स लेके आना। थस मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। सारे जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइडेड है, वो हो रहे या नहीं हो रहे। इफेक्टिवनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवनेस मतलब ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और कम खर्चे में हो सके। एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में। एक एग्जांपल देता हूँ, जो तुम्हारा बुक है एनसीईआरटी का, अगर मैंने उसमें से पढ़ाया रहता, देखो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन हो भी गया, उसमें में भी ये 2 पेजेस तक ही क्वेश्चन चलता था, उसमें काफी वो बकवास करते रहते हैं, काफी इरेलीवेंट बातें रहती हैं। तो जस्ट बिकॉज मेरे को नोट्स बनाने में टाइम लगा, पर मेरे को पढ़ाने में उतना टाइम कम हो गया, तुमको समझने में उतना टाइम कम हो गया, एग्जाम में जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा फास्ट कवर हो जाएगा। तो इफेक्टिवनेस आया। इफेक्टिवनेस मतलब ही क्या? अपन ने काम बहुत अच्छे से किया, जो इफेक्टिवनेस मतलब काम अच्छे से करना चाहिए विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो नोट्स मैंने एकदम कंप्रेस और रेलेवेंट और प्रिसाइज बनाई है। एट मिनिमम कॉस्ट मतलब ही क्या? सिर्फ इसका प्रिंटिंग का कितना खर्च आएगा, तो कॉस्ट भी कम हुआ, टाइम भी सेव हो गया अपना, कितने सारे रिसोर्सेज सेव हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली काम कम से कम टाइम में कम से कम रिसोर्सेज में करोगे, तो वही तो हुआ मैनेजमेंट। सिंपल, ठीक है। आगे जाते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है।
हैरल्ड कून्स एंड हाइंस वेरिक, ठीक है, तुमने ऐसे कून्स एंड हाइंस लिखा, कून्स एंड वेरिक लिखा तो भी चलेगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। तो सिंपल, तो डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग है, ऐसी एनवायरनमेंट रखो, एनवायरनमेंट मतलब ही क्या, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड, एक ऐसा एनवायरनमेंट रखो, बाहर का एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है। अपने क्लास का एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी क्लासेस में कैसे होता है, हर सब्जेक्ट तुमको लगाना कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं, तुमको हर सब्जेक्ट लगाना कंपलसरी होता क्या, लोग फीस भर देते, अभी जबरदस्ती भरने पड़ते, बट लेक्चर अटेंड नहीं करते, लेक्चर अटेंड करेंगे तो बाकियों को भी डिस्टर्ब करेंगे, जो बच्चे सिंसियरली वो लेक्चर करने आते हैं तो उनका भी नुकसान हो जाता है। तो इससे बेटर क्या, ऑप्शनल है, जिसको जो सब्जेक्ट लगाना है उसको वो सब्जेक्ट लगाना दो, सिंपल। ये एक एनवायरनमेंट हो गया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट रहता है। दूसरा एक एनवायरनमेंट का एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स खराब आए, मेजोरिटी क्लास क्या करते, चार चार बार सॉल्व करने बोलेंगे, पेरेंट्स को चार बार परेशान करेंगे, इससे होता क्या है, बच्चा और नेगेटिव हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उससे बेटर क्या, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, वो तुम्हारी मारते बैठेंगे, बराबर। देखो, दिस इज कल्चर, एवरीथिंग, एवरी हाउस होल्ड, एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट कल्चर। गूगल का कल्चर का मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल में कैसा रहता है, उनका जो कैंपस है एकर्स में स्प्रेडेड है, मतलब बहुत 50-60 एकड़ तो मिनिमम है, जितना मेरे को याद है। तुम किधर भी बैठ सकते हो, तुमको गार्डन, वहां पे गार्डन्स है, वहां पे पार्क्स है, वहां पे स्विमिंग पूल जैसे एरियाज है, वहां पे पेट्स पास है, मतलब तुम्हारे पेट को भी वहां पे लेके आ सकते हो। तो इतना फ्रीडम है, किधर भी बैठो, तुमको आज घर पे काम करना है, घर पे काम करो, ये क्या हुआ, एनवायरमेंटल फ्रीडम हुआ, किधर भी बैठ के काम। वरना मेजोरिटी आईटी ऑफिसेस नॉर्मल ऐसे क्यूबिकल रहता है और वहां पे ऐसे एकदम घटिया सा, और सिर्फ कांच 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 रहती है, बस उधर काम करो तो इच्छा भी नहीं होती। इसलिए गूगल में क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा है। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, अकेला आदमी हमेशा हर टास्क सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसको ग्रुप में ही काम करना पड़ेगा। इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम, जो गोल्स है वो सारे लोग अटेंड कैसे करेंगे, ये तो है मैनेजमेंट। दूसरा देखते हैं, रॉबर्ट एल ट्रिवली एंड एम जी न्यूपोर्ट, ठीक है, क्या बोल रहे हो, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of human and material resources in effective and efficient attainment of objectives। सिंपल, मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले प्लान करो, प्लानिंग मतलब ही क्या, आगे की सोच, फ्यूचर का प्लान करना। तुमने अभी प्लान किया 10 घंटे पढ़ाई करने का, मैं भी हंसूंगा, तुम भी जोर से हंसोगे। 10 घंटे तुमने हिस्ट्री में शायद इतना पढ़ाई कभी किया नहीं होगा, मेजोरिटी लोगों ने नहीं किया होगा, कोई एक हाथ दूसरा बच्चा होगा जिसने 10th में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई किया, बट मेजोरिटी लोग तो करेंगे नहीं। पर मैंने अगर बोला 5 आवर्स डेली लॉकडाउन में तुम पढ़ाई करो, तो भी लोग हंसेंगे कि हमारी स्कूल ही 4-5 बजे तक चलती है, तो 3 बजे तक चलती है, हमको ये बहुत प्रेशर आ जाता है। तो बेटर क्या है, 3 घंटे तो भी दे सकते हो, 3 घंटे बहुत ज्यादा है, 3 घंटे भी। तुमने अगर 3 घंटे भी पढ़ाई की, जितना अपना हुआ उतना सिर्फ पढ़ाई किया, तो भी मैं बोलता हूँ तुमको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये क्या हुआ, तुमने प्लान किया, सबसे पहले प्लान किया कि 3 घंटे अपन पढ़ाई करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, सारे बुक्स रख दिए तुमने, स्टेशनरी ला के रखा, जो नोट्स चाहिए वो ला के रखे, जो सम में डाउट्स आया वो सारे सम्स पहले ही मार्क करके रखे, ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ। एक्चुएटिंग, एक्चुएटिंग मतलब एक्चुअल में काम करना। मेजोरिटी अपन इधर तक आते ही नहीं, अपन प्लान एकदम जबरदस्त बनाते, ये करेंगे वो करेंगे, लॉकडाउन में एक्सरसाइज करेंगे, खाना कम करेंगे, हुआ क्या, ऐसे 2-2 किलो सबका बढ़ गया, बराबर। एक्चुएटिंग मतलब एक्चुअली वो प्लान को इफेक्ट में लेके आना, एक्चुअली वो प्लान करना। एंड कंट्रोलिंग, एक बार वो प्लान लेके भी आए, तुमने बोला कि 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, तुम 1.5 घंटा पढ़ाई करो, 2 ही घंटे पढ़ाई करो, या कभी कभी 4 घंटे पढ़ाई करो। अगर 4 घंटे होगा तो फिर तुम्हारा जो टारगेट है वो रिवाइज करो। अगर 1.5 घंटा हो रहा है पढ़ाई, तो फिर ट्राई करो 3 घंटे तक जाने का। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब सबका साथ, सबका विकास, सब लोगों की मदद मिल बांट के ही काम होते हैं। ह्यूमंस एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली मालूम है, तुम लोग नहीं आओगे, तुम तो एलियन ठहरे, तो ह्यूमंस आएंगे अपने, और मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज मतलब ही क्या, जैसे लैपटॉप हो गया, नोट्स हो गए, स्टेशनरी हो गया, कोई भी चीज ह्यूमन छोड़ के, जिसको तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाएगा प्रॉपरली, तो वही क्या हुआ, मटेरियल रिसोर्सेज, एसेंशियल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारे और ऑब्जेक्टिव्स है, जो तुम्हारे टारगेट्स है, आज से ही डिसाइड करके रखो। कैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अगर तुमको पूछा 10 साल बाद तुम कहाँ पे रहोगे, ये मत बोलो कि पबजी खेलते हुए हम रास्ते पे दिखेंगे, ऐसा मत बोलो, या फिर कुछ तो भी ऐसे टाइम पास। 10 साल बाद अगर किसी ने बोला मेरे को, नहीं, मेरे को BMW
7 सीरीज बाय कर रहा है, 80 लाख की कार है वो, ठीक है। या फिर चलो थोड़ा सा औकात में आते हैं, मैं 40 लाख की कोई तो भी कार बाय कर, ठीक है, 10 साल बाद 40 लाख की कार इज नॉट बैड। पर 10 साल बाद तुम क्या करोगे ऐसा कि तुम 40 लाख की कार बाय कर सकते हो, ये सोचना पड़ेगा। तुमने अगर बोला डिसाइड किया लेट से हम लोग एमबीए करेंगे, ठीक है, एमबीए करोगे अच्छी बात है, तो उसके लिए अच्छा एमबीए कॉलेज लगेगा, अच्छे एमबीए कॉलेज के लिए अच्छा बीबीए कॉलेज लगेगा, अच्छा बीबीए कॉलेज के लिए 12th के मार्क्स अच्छे लगेंगे, समझ रहे हैं। 12th के अच्छे मार्क्स आने के लिए अभी से पढ़ाई करो। ये अगर तुमने प्लान ही नहीं किया तो कैसे तो भी चलते रहोगे, धक्का खाते रहोगे, जैसे लोकल ट्रेन में जाते इधर स्टेशन उतरने का, कैसे तो भी धक्का बुक्की करके उतर जाओगे। at the end your destination will not reach or will not be reached within the time you have dedicated to it. नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, और एक कौन सा फिर लास्ट क्रेटनर डी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, ऑब्वियसली सबके साथ मिलके काम होगा, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, कम से कम रिसोर्सेज में उसको, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में। हमेशा जो ये बिजनेस स्टडीज है वो मैं एक दूसरे बुक से पढ़ाता हूँ, बट अभी अपने यहाँ पे एसेंशियल्स डिलीवर हो रहे हैं, तो बुक्स तो उसमें एसेंशियल में आती नहीं आयरॉनिकली। तो बुक्स अगर नहीं आ रहे तो मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे, आई हैव टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। वाईफाई के इश्यूज है, लैपटॉप कभी कभी बीच में बंद पड़ता है, मेरे को सब रिसोर्सेस मैनेज करने ताकि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हो वो प्रॉपरली फुलफिल हो सके। मैनेजमेंट has therefore defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Getting things done from others आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने भले ही बोला नहीं, दूसरों के साथ दूसरों से काम करा लेना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। तुम बोलोगे अपन तो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, दोस्तों को बोलो कि चलोगे क्या मूवी, आज मूवी बंद है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते, थिएटर सारे खुल गए, जेम्स बॉन्ड का नया मूवी आ रहा है या फिर वो एवेंजर्स का वो ब्लैक विडो का मूवी आ रहा है, ठीक है, तब तक थिएटर्स खुल गए, तुम बोलो ब्लैक विडो को चलोगे क्या, सब लोग आ जाएंगे। तुम अगर बोलोगे कि अकाउंट्स का ये चैप्टर में मेरे को डाउट्स आ रहे हैं, अपन एक ग्रुप स्टडी का सेशन करते, कोई भी नहीं आएगा। तुमको काम करते आएगा, तुम्हारी लगेंगी कहाँ पे वो अकाउंट्स के इसमें, वो ब्लैक विडो को तो सब आ जाएंगे, कोई दूसरी विडो भी तुम लेके जा सकते हो, पर मेन तुम्हारा जो काम रहेगा उसमें तो अटक जाओगे ना। तो यही क्या हुआ, ये तुम अच्छे से काम नहीं कर सके। अपने घर पे जो मम्मियाँ रहती हैं उनको एनालाइज करो, देखो कैसे सबसे बराबर काम निकालती हैं। घर पे पापा तो काम करते नहीं ज्यादा, बट उनसे भी बराबर काम करा लेती। तुम लोग तो आलसी हो, बराबर तुमसे भी काम करा देती। तो मैनेजमेंट अगर तुमको देखना है, सबसे पहले अपनी मम्मियों का देखो, एकदम भारी घर पूरा मैनेज रहता है, रिसोर्सेज सारे मैनेज इन प्रॉपर वे, इन लेस कॉस्ट एंड इन एन एफिशिएंट टाइम, ठीक है। तो सब मतलब बाकियों से काम कराना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं तुमसे होमवर्क और टेस्ट ले रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। डेफिनेशन इंक्लूड्स द वर्ड प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज अ प्रोसेस, मतलब ही क्या रहता है, ये एक तरीका रहता है। प्रोसेस मतलब ही क्या, अपने को एंड रिजल्ट नहीं है, ये चीज कैसे होगा। देखो एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारा, 12th में एकदम अच्छे मार्क्स लाना, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई लेक्चर्स देखने पड़ेगी, ये तो क्या हुआ प्रोसेस। वो एंड गोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस रहेगा वो आएगा। तो effectively and efficiently process means primary functions or activities that management performs to get things done। तो ऐसे कुछ functions या activities जिससे management लोगों से काम करा सकता है, ये एक आएगा। These functions are planning, ये अपने को तो डिटेल में देखना है, इसके चैप्टर्स भी है, planning, organizing, staffing, directing and controlling, you will discuss obviously in later chapters। तो planning मतलब क्या, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब उतने रिसोर्सेज लेके आना, स्टाफिंग मतलब लोगों को हायर करना, डायरेक्टिंग मतलब उनको ऑर्डर छोड़ना, सही काम कर रहे हैं या नहीं, उनको जो भी काम एलोकेट करना, और कंट्रोल मतलब काम कर रहे हैं या नहीं वो चेक करना। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, अपन इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज अपने ये 2 क्वेश्चंस तो मेन डिस्कस हो गए, अपन अभी जाते हैं केस स्टडीज पे, ठीक है। अपने को ये करना था, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हो गया, केस स्टडीज पे अपन अभी ध्यान देते हैं, ठीक है। केस स्टडीज देखो कौन से बोले, सबसे पहले टाटा स्टील का बोला, ठीक है, टाटा स्टील का बोला है। 1868 में टाटा शुरू हुआ था, जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था। अभी एक ग्लोबल बिजनेस है, कॉन्ग्लोमरेट मतलब काफी बिजनेसेस इसमें है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टी, फिर टाटा सॉल्ट, इतने सारे मतलब वो गीतान कौन सा तो भी उनका, टाटा का ज्वेलरी का भी ब्रांड है, टाटा इसमें आईटी सर्विसेज में भी है, ठीक है। ऑपरेट टाइटन है उनका, ऑपरेटिंग इन ओवर 100 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। 4 गोल थे उसके, सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, टाटा का इंस्टीट्यूट उनको खुद का बनाना था, यूनिक होटल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, ये तो बना दिया उन्होंने, ये भी बना दिया।
ओनली द होटल बिकेम रियलिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब वो जिंदा थे ये जमशेद जी, तो उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ क्या बना, ये होटल बना। इफ यू हैव बीन टू मुंबई, जो टाटा का ताजमहल होटल है, अभी तो ताज के बहुत सारे चेन्स आ गए, बट वो होटल मुंबई का बेस्ट होटल है। इफ यू इवन गो टुडे, इट इज स्प्लेंडेड। वो स्पेशली ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। 3 दिसंबर 1903 को शुरू हुआ था। 11 मिलियन की तब कॉस्ट थी, मिलियन मतलब 10 लाख, वो तब की कॉस्ट थी, मतलब 1 करोड़ 11 या 1 करोड़ 10 लाख तब की कॉस्ट थी ना 1903 की। आज की तो छोड़ी दो। एट दैट टाइम इट वॉज द ओनली होटल इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो सोचो क्या था। ही बिलीव दैट सेटिस्फाइड वर्कर्स, तो सॉरी गलत हो गया, सेटिस्फाइड वर्क होगा यहाँ पे। ही पेड ऑल द वर्कर्स ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड। जो भी ग्रेचुइटी मतलब क्या, जब आदमी रिटायर होता है तो उसको जो बेनिफिट मिलता है, जैसे सेंड ऑफ पार्टी रहता है तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में, तो जब आदमी कंपनी से रिटायर होता है उसको कुछ पैसा कंपनी को देना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड मतलब जब वो कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी का कुछ पैसा अलग से रखते हैं, और वो इमरजेंसी में, जैसे बच्चों की शादी, अगर फ्लैट बाय करना है, तो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो ये पैसा यूज होता है। सॉर्ट ऑफ ये रिटायरमेंट जैसे रहता है। तो उसने मैंडेटरी किया था तब। मैनेजमेंट स्किल्स उसके काफी भारी थे, क्योंकि 1903 में अपन तो फ्री, अपने को फ्रीडम भी नहीं था ब्रिटिशर से, तब होटल क्रिएट करना इज अ फीट अचीव्ड। हिज मैनेजमेंट स्किल्स वर क्लियरली एविडेंट व्हेन माइन्यूट डिटेल्स, मिनट मत बोलो उसको, माइन्यूट छोटी छोटी चीजों का डिटेल्स उसने प्लानिंग में डाले थे, ठीक है। एंटायर सिटी ऑफ जमशेदपुर, तो ठीक है, वो जमशेदपुर का उसने काफी प्लानिंग किया था सिटी। The value and principles have been governed for business and are enshrined in Tata Code of Conduct। जो उसके प्रिंसिपल्स थे, वैल्यूज थे, सोशल एथिकल कंडक्ट, वो आज भी इनके कोड ऑफ कंडक्ट में है वो सारी चीजें। 29 लिस्टेड कंपनीज है टाटा एंटरप्राइजेस में, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर केमिकल्स, ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेली सर्विसेज, ये तो ठीक है अभी बंद हो गया मेजोरिटी इसका। टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडियन होटल्स, ताज वगैरह, काफी चेन्स है, ठीक है। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कैसे आता है, शेयर का जो प्राइस रहता है, थोड़ा सा मे बी शेयर का तुमको मालूम है। शेयर मतलब कैपिटल का एक छोटा हिस्सा। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, आज करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर, 2016-17 का 103 बिलियन डॉलर्स था। बिलियन डॉलर्स, बिलियन तुम सोचो और उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करो, कैलसी पे वो फिगर भी बैठेगा नहीं उसका। अगर मतलब किसी को ये टाटा ग्रुप खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, 103.51, उसको बिलियन से मल्टीप्लाई करो, उसको 76 से मल्टीप्लाई करो, आज उतना तुमको लगेगा खरीदने के लिए। पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड करना पड़ेगा, इतना पैसा आएगा, इंडिया में कोई भी उतना अकेला आदमी खरीद नहीं सकता। टाटा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक देखो अंबानी, एकदम पैसे के पीछे भागेगा, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी, बट टाटा के मॉरल्स बहुत ज्यादा है, उसका प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे, प्रॉफिट सेकेंडरी। ये जो अभी कोविड-19 की वजह से वो पीएम केयर्स का जो फंड हुआ, टाटा ने काफी बड़ा डोनेशन दिया। अंबानी ने मे बी कुछ डोनेशन ज्यादा दिया भी नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली दिया जा सकता है, मे बी उसने बोला नहीं होगा। टाटा ने करोड़ों रुपए दिए, अपना प्रॉफिट्स, कंपनी अपने लॉसेस में फिर भी टाटा पैसा देता है। सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल बेनिफिट्स फॉर कम्युनिटी। ऑब्वियसली टाटा की मेरे को लाल करने की जरूरत ही नहीं है। टाटा स्टील थाईलैंड इज वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज दैट ज्वाइंड यूनिसेफ इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस। थाईलैंड में चाइल्ड लेबर बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब चाइल्ड लेबर मतलब 14 ईयर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट करना, एक्चुअली इंडिया में अलाउड है नहीं, उधर भी नहीं है, पर उन्होंने यूनिसेफ के साथ एक ऐसा इनिशिएटिव लाया, मतलब वो चाइल्ड लेबर रखेंगे नहीं। चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम टू मेक कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट्स। टाटा स्टील यूरोप कम्युनिटीज प्रोग्राम, फ्यूचर जनरेशन थिंग्स, ठीक है, ये तो उन्होंने बता दिया। एजुकेशन वगैरह के वहाँ उन्होंने कुछ स्कीम शुरू की है, ठीक है, वो पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। They also play a constructive role in addressing climate change. One of the biggest concerns of the industry and our future generations are climate change. टाटा एटलीस्ट कुछ तो भी देखभाल करता है कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस कम जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम निकले गाड़ियों से, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स हो, ज़्यादा कचरा ना निकले बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ना निकले, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर आईएसओ सर्टिफिकेट है मतलब तुम जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस तुम फॉलो करते हो। आईएसओ सर्टिफिकेट मतलब क्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस तुम फॉलो कर रहे हो, जो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज है वो तुम सारे तुमने तुम्हारे कंपनीज पे अप्लाई किए, तो ये आईएसओ स्टैंडर्ड मिला है, मतलब बहुत बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे। Shaped by lineage of sound and straightforward business principles, Tata Group is built on trust and transparency। बराबर, भरोसा और
ट्रांसपेरेंसी मतलब हर चीज तुमको दिखेंगी, हर चीज का वो ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियंस बताएंगे। बिजनेस बिल्डिंग सच ह्यूज एंटरप्राइजेस टर्निंग एंड रनिंग देम, सस्टेनिंग मतलब फ्यूचर जनरेशन को काम में है, प्रॉफिटेबली वो चले, ओनली थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल, सबका साथ सबका विकास करके वो चलेगा। ठीक है, अभी अपन ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्मिता राय का। ये एग्जाम्पल्स के नाम याद रखो, थोड़ा सा इसमें का बीच में बप्पर है हमारा तो भी चल जाएगा। इसका फटाफट मैं बताता हूँ। ये स्मिता राय कौन है? 38 ईयर ओल्ड औरत है, रूरल डिस्ट्रिक्ट इन साउथ सिक्किम। सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है। तुम बोलोगे क्या इसमें बड़ी बात है? ये 38 ईयर ओल्ड मतलब काफी एज हो गया है ये औरत का। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा एज हो गया है, बट फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर अ बिजनेसमैन, लोग बहुत अर्ली एज में शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 38, वो भी एक छोटे से खेड़े गांव में, एक छोटे से स्टेट में, शी स्टार्टेड अ बिजनेस। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, वो वैक्स मोल्ड्स बनाती थी। बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद कंडीशन ऑफ वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट। होता क्या है, मेजोरिटी जो वुमेन रहती है रूरल एरियाज में, हस्बैंड्स जॉब करते हैं, दारू पी के आते हैं, मारपीट बहुत ज्यादा होता है, घर पे बच्चे भी बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो जो घर की औरतें रहती दे कैन नॉट अर्न, उनको डिपेंडेंस रहता है अपने हस्बैंड के ऊपर, बहुत ज्यादा मार बैठती है उनको, मतलब डोमेस्टिक अब्यूज बहुत ही ज्यादा रहता है, बच्चों का और ये सब देखभाल करने में, पैसों का स्ट्रिंजेंसी, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे उसके स्टेट में। सो शी प्लान्ड टू सॉल्व द लाइवलीहुड। 2012 में वो एक ब्रांच मैनेजर से मिली जो एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का हेड था, और वो लोगों को सपोर्ट करता था जिनके पास स्किल है। तो उसको कैंडल बनाती थी वो, उसको कैंडल बनाने में बड़ा मजा आता था। तो उसने ये हॉबी को क्या कन्वर्ट कर दिया एक वेंचर में, बिजनेस वेंचर में। दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स। गूगल पे सर्च करो, काफी अच्छे कैंडल्स हैं। काफी लोगों से उसने सपोर्ट लिया, पैसा आया उनको। सम सिंस देन वहाँ की जो औरतें, उन्होंने पीछे देखा ही नहीं, इतने सक्सेसफुल हुए। 100% वीमेन एज एम्प्लॉयज है वहाँ पे। दिवाली में उनका बहुत ज्यादा सेल होता है कस्टमाइज सेंटेड कैंडल्स का। नामची डिजाइनर कैंडल्स हैव बीन रिसीविंग, उनको काफी अवार्ड्स भी मिले, विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, शंकर मिशन ऑफ गुवाहाटी, ठीक है, काफी अवार्ड्स मिले, बहुत अच्छी बात है। शी हैज प्लान टू स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन टू लॉन्च अ स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली, ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स एंड वर्कर्स, रेगुलरली कम्युनिकेट विद सप्लायर, जो वैक्स वगैरह इशू करते हैं उसको, एंड डेडलाइंस वगैरह वो सारे मीट करती। ठीक है, तो इधर ये अपना सेकेंड केस स्टडी भी खत्म हो गया। तो अपन ने आज दो केस स्टडीज देखे, कौन से? एक था टाटा का, एक था टाटा का, और दूसरा कौन सा था? ये स्मिता राय का। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर का आज का होमवर्क एकदम सिंपल है। मेरे को एक मैसेज डालो, जस्ट सेंड मी अ मैसेज कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का तुमको मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त लगता है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यू फील इज ऑसम। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एकदम भारी? प्लीज रिलायंस, टाटा, ऐसे बड़े बड़ी कंपनीज का नाम मत बोलो। एक ऐसी कंपनी जो ऐसे, वरना ऐसे तुम तुक्का मार दोगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे ऐसे मत करो। कोई तो भी अच्छी कंपनी का नाम बताओ, और एक आधा रीजन अगर तुमको देता है तो वो चलेंगे। देखो इससे होगा क्या, मैं क्यों ऐसे फालतूगिरी पूछ रहा हूँ, तुमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स मेजोरिटी आएंगे, तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट, सिंपल। ठीक है, ताकि तुम्हारा दिमाग उस तरफ दौड़ेगा। हार्डली तुमको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये सब देखने के लिए। तुमने गूगल पे डाला विच कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट, ऑर्गेनाइज विच कंपनीज मैनेजमेंट इज बेस्ट, लगे आंसर आ जाएंगे तुमको, एक शॉर्ट में इसमें भी बता देंगे। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है, मेरे को मैसेज करो। अभी अपन देखेंगे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में।